Hello friends, I am Nitesh Kumar from AKN CA Classes Studio Delhi। तो दोस्तों AKN CA Classes वेंचर ऑफ CA आशीष ग्रुप एंड नितेश कुमार ये CA फाउंडेशन क्लासेस प्रोवाइड करता है और अभी जो हम आपको CA फाउंडेशन के ऑल पेपर्स की क्लासेस देंगे, सारे पेपर की जो क्लास देंगे, ऑल 4 पेपर्स, ये एक वर्चुअल मोड होगा। दैट विल बी ईदर ऑन गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव और ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट के पास एक ऑप्शन और होगा कि जैसे ही ये लॉकडाउन का फेज ओवर होता है, वो क्या कर सकते हैं, हमारे गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव और ऑनलाइन क्लासेस को जो स्टूडेंट हैं वो दिल्ली में हमारी फेस टू फेस क्लास में भी अपने आप को कन्वर्ट करा सकते हैं। तो जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक आप गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव और ऑनलाइन क्लासेस पे रहोगे और उसके बाद आप फेस टू फेस पे शिफ्ट हो सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट चाहे कि नहीं वो ऑनलाइन क्लास ही लेता रहे, तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ऑनलाइन क्लासेस और गूगल ड्राइव क्लासेस ये आगे भी कंटिन्यू करेगी, इट मे कंटिन्यू, यहां भी क्लास फर्दर कंटिन्यू करते रहेगी। तो हमारे यहां 2 मोड है क्लासेस का, एक गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, ऑनलाइन क्लासेस दैट विल कंटिन्यू, पूरा सिलेबस वहीं पे कंप्लीट होगा। और एक दूसरा मॉडल जो हम स्टूडेंट को देना चाहते हैं वो क्या है कि लॉकडाउन फेज एंड होने के बाद वो फेस टू फेस मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन उनका है। तो हमारा ऑनलाइन गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव क्लासेस आगे कंटिन्यू करती रहेगी। इसके अलावा हमारे पिछले डेमो वीडियोज रिकॉर्ड करने के बाद कुछ बच्चों के क्वेरी आए थे, उनको मैं पहले ही एड्रेस कर देता हूं सो दैट कि हम अपनी क्लासेस को आगे प्रॉपर वे में कंटिन्यू कर पाए। कुछ ऑनलाइन या वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जो स्टूडेंट्स थे उनका यह कहना था कि सर डाउट सेशन, क्वेरी सेशन ये कैसे होगा। तो इसके लिए हम अपने YouTube चैनल से आपको सपोर्ट दे सकते हैं। हम YouTube पे लाइव आएंगे और आपके क्वेरी लेंगे, डाउट लेंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हमारे यहां रजिस्टर होंगे उनका हम एक इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और वहां पे आपकी डाउट, क्वेरी सेशन कंटिन्यू कर सकती है। इसके अलावा हम जितने भी फैकल्टी हैं वी विल बी गिविंग आवर फोन नंबर्स और एक टाइम हम शेड्यूल कर देंगे, उस टाइम पे आप फोन करके भी हमसे डाउट पूछ सकते हैं। तो ये बातें मैंने पिछले कुछ क्लासेस के स्टूडेंट के रिस्पांस के आधार पे यहां पे एड्रेस करने की कोशिश की है। खैर, आज की क्लास जो हमारी है उसमें हम पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का पार्ट ए बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में वी हैव स्टार्टेड with theory of demand and we will continue further। तो आओ अब हम काम की बात पे आए। टुडे we will be discussing paper number 2 business economics। इसमें चैप्टर नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, डिमांड एनालिसिस। और लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था डिमांड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी विच अ बायर इज विलिंग टू बाई इन अ मार्केट एट द गिवन प्राइस ऑफ कमोडिटी और एट द गिवन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज और एट द गिवन इनकम ऑफ कंज्यूमर ओवर अ गिवन टाइम पीरियड। मैंने बताया था डिमांड बायर की ओर से आता है, मार्केट में किया जाता है, यह विलिंगनेस टू बाई है, डिजायर टू बाई है।
इसको आप कमोडिटी के, वस्तु के अमाउंट, क्वांटिटी में दिखाते हैं, प्राइस पे डिपेंड करता है, और डिमांड एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए करते हैं। इसके बाद हमने बात की थी डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन डिमांड और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स का रिलेशनशिप बताता है। और फिर हमने अपना डिस्कशन फर्दर आगे कंटिन्यू कराया था, एंड व्हाट वाज दैट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ कमोडिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ कमोडिटी। और इस बात को हमने बता दिया था लास्ट वीडियो में, दैट इज व्हाट, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी, एक्स मीन्स कमोडिटी का नाम है, एक्स ना भी लिखिए तो चलेगा, कोई बात नहीं, प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी। तो यहां पे हमारा रिलेशनशिप बना था अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दैट मीन्स ceteris paribus, the demand of a commodity is inversely related to the price of commodity. मांग और कीमत का विपरीत संबंध है। दैट मीन्स व्हाट, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा, डिमांड विल इंक्रीज फर्दर। लेकिन यहां पे आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप ऑल अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट, एंड दिस स्टेटमेंट वाज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। यह बात हमारी हो चुकी थी, और लॉ ऑफ डिमांड में हमने आपको बताया था, लॉ ऑफ डिमांड एस्टैब्लिशेस प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। गौर से सुनना है मेरी बात को, प्राइस डिमांड रिलेशनशिप मीन्स ये प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे दिखाता है। द प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हाइल डिमांड इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे दिखाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका कहलाता लॉ ऑफ डिमांड। तो यहां तक बात खत्म हो चुकी थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्टर, एंड व्हाट इज दैट, डिमांड को अफेक्ट करने वाला जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है, द सेकंड फैक्टर इज प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटीज, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत। जिसको आपने कहा था पीओ, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटी। देखो बेटा, जैसे ही आपने रिलेटिव कमोडिटी की बात की, संबंधित वस्तु की बात की, तो कमोडिटी इन क्वेश्चन मस्ट बी एटलीस्ट टू। आप दो कमोडिटी का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, दो वस्तुओं का संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितनी वस्तुओं की आप बात कर रहे हैं वो कम से कम दो होना चाहिए, तभी तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा। गेटिंग इट और नॉट? आइए, ये जो रिलेटेड कमोडिटीज है, दिस कैन बी ऑफ टू टाइप। द फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट और कॉम्पिटिटिव गुड्स, एंड द सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हिंदी में बोलते हैं सब्स्टिट्यूट और कॉम्पिटिटिव को प्रतिस्पर्धी वस्तु, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को बोलते हैं पूरक वस्तु। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? ये दो ऐसे गुड्स हैं, दे आर जस्ट सिमिलर टू ईच अदर, एक जैसे हैं, एंड दे कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। जैसे आप कहते हो टी एंड कॉफी, एकदम सिमिलर गुड्स है, एक जैसी वस्तु है। आप टी लेते हो, चाय लेते हो तो आप कॉफी की चिंता नहीं करते, आप कॉफी लेते हो तो चाय नहीं लेते, दोनों एक जैसी गुड्स है। आपका ऑप्शन है, आप कौन सा गुड्स लेना चाहते हो। एग्जाम्पल, सोनी टेलीविजन एंड सैमसंग टेलीविजन, एक जैसा गुड्स है। अब आप कहोगे पिक्चर क्वालिटी वगैरह, छोड़ो उन बातों को, एक जैसा गुड्स है ना, वो टेलीविजन ही है ना, तो दोनों में से कोई एक आपको लेना है।
यू हैव टू मेक अ सिलेक्शन। ऐसे गुड्स को आप सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, कॉम्पिटिटिव गुड्स कहते हैं, दे कॉम्पीट विथ ईच अदर। अब एक बात आप सोचिए, अगर आपने डिमांड टी का देखा, एक एग्जांपल लेता हूं, एकदम आपको याद हो जाएगी ये बात, और प्राइस आप कॉफी का लेते, एकदम एक जैसी गुड्स है। अब कॉफी का प्राइस अगर बढ़ेगा, इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, व्हाट विल हैपन देन? द डिमांड ऑफ कॉफी दैट विल डिक्रीज, कॉफी का डिमांड रिड्यूस होगा। कॉफी महंगा हो गया तो बायर कॉफी लेना कम कर देगा और उसकी जगह बायर टी का डिमांड बढ़ा देगा। आपने क्या किया? अपनी कमोडिटी का दूसरे रिलेटेड कमोडिटी के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया। कॉफी का प्राइस बढ़ा, कॉफी का डिमांड कम हुआ और बायर ने वहां पे टी का डिमांड बढ़ा दिया। सिमिलरली, इफ द प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीजेज, कॉफी का प्राइस डिक्रीज होता है तो बायर कॉफी का डिमांड ज्यादा करेगा और बायर ने कॉफी ले ही ली तो टी का डिमांड क्या होगा? दैट विल डिक्रीज, टी का डिमांड डिक्रीज होगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ रिलेशनशिप आप कैसे देखते हैं? बोथ आर देयर इन सेम डायरेक्शन। गौर करना मेरी बात को। कॉफी का प्राइस बढ़ेगा, देखो यहां पे कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो टी का डिमांड भी बढ़ेगा, बोथ विल इंक्रीज। और कॉफी का प्राइस डिक्रीज होगा तो टी का डिमांड भी डिक्रीज होगा, बोथ विल डिक्रीज। दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं बच्चे, देखिए यहां पे डायरेक्शन को अगर आप देखें, डायरेक्शन को देखें, दोनों का डायरेक्शन सेम है, बोथ इंक्रीजेज और बोथ डिक्रीजेज। तो आप कह सकते हो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो समझो इस बात को, डिमांड ऑफ कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, लेकिन अदर फैक्टर्स को आपने कांस्टेंट किया है। यहां पे अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट किया है, मींस बाकी का कोई भी इनकम, प्राइस ऑफ कमोडिटी, इन सबों में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और डायरेक्टली रिलेटेड मींस दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसे आप कहते हैं पूरक वस्तु, ज्वाइंट गुड्स। ये दो ऐसे गुड्स हैं जिनका इस्तेमाल एक दूसरे के साथ होता है। जैसे कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर, एक दूजे के लिए। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने, एक दूजे के लिए। एग्जाम्पल अगर आप लेते हो, जैसे यहां पे एग्जाम्पल लेने की बात आए तो जैसे हमने लिया डिमांड ऑफ कार एंड प्राइस ऑफ पेट्रोल। कार और पेट्रोल दोनों साथ साथ यूज होने, मीन्स जिस कार में मीन्स उसका जो बिल्ट है, उसका जो मेकअप है, वो उसमें फ्यूल जो लगना है वो पेट्रोल लगना है। तो कार तभी रन करेगी व्हेन दैट यूजेज पेट्रोल। तो कार और पेट्रोल एक दूसरे के लिए बने हैं। अब सोचना, यहां पे सोचने का ढंग थोड़ा आपको बदलना होगा और फिर आपको खुद ब खुद कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा बच्चे, थियरी पेपर आप देखते होंगे, पेपर 2 और पेपर 4 जो दोनों मैं करा रहा हूं, इसमें अप्रोच ये होना चाहिए कि आप बुक के बाउंड्री से बाहर निकले। स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है थियरी पेपर में? दे डोंट नो हाउ टू स्टडी। वो बुक के लैंग्वेज पे जाते हैं और थियरी पेपर उनको बोरिंग लगती है। अरे सोचो ना, आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड करने जा रहे हो, आपका रिएक्शन क्या होगा? व्हाट यू विल थिंक, आप क्या सोचते हो?
वही इकोनॉमिक्स का रूल है, वही इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक्स इज एप्लीकेबल इन आवर डे टू डे लाइफ, दैट्स इट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कहने का सेंस क्या हुआ, अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो पेट्रोल का डिमांड क्या होगा? पेट्रोल का डिमांड कम होगा, और पेट्रोल का डिमांड कम होगा तो पेट्रोल यूज करने वाले कार का भी डिमांड कम होगा। गौर कीजिएगा, सोचने का ढंग आपने बदल दिया, क्योंकि दोनों साथ में इस्तेमाल होना है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज, द डिमांड ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेज, और जब पेट्रोल का डिमांड कम होता है तो पेट्रोल के साथ यूज होने वाली कार का भी डिमांड कम होगा। अगली बात पे आइए, पेट्रोल का डिमांड अगर कम होता है, पेट्रोल का प्राइस अगर कम होता है तो पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा, तो पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा तो पेट्रोल वाली कार का भी डिमांड क्या होगा? दैट विल इंक्रीज। तो डायरेक्शन क्या देख रहे हो आप? थोड़ा गौर से देखना बेटा। यहां पे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और डिमांड ऑफ कमोडिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। बोथ आर देयर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, एक कम होता है दूसरा बढ़ता है। तो आप क्या कहेंगे? डिमांड ऑफ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड, अपोजिटली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से अपोजिटली रिलेटेड है। क्लियर हो गई बात? लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है। सेम कमोडिटी प्राइस, सेम कमोडिटी डिमांड, उसका रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशन होने का मतलब यह नहीं हुआ कि यू विल कॉल इट लॉ ऑफ डिमांड। यह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और डिमांड के रिलेशनशिप को दिखाता है। ठीक है जी, तो यहां तक बात आपको समझ आनी चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड। ठीक है जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर और कमोडिटी डिमांड का क्या रिलेशनशिप है? देखिएगा, थर्ड इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। समझते हैं ना? ये इनकम जो होता है यह हमारी रियल एबिलिटी को दिखाता है, हमारी सक्षमता को दिखाता है। इट शोज आवर एबिलिटी टू डिमांड दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तो इनकम भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। अब गौर करना, यहां पे आपके एग्जामिनेशन में जो 25 इयर्स में हमने जो क्वेश्चन आते हुए देखे, इनकम ऑफ कंज्यूमर के बेसिस पे 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं जी। उसको यहां पे हम लोग एक साथ इकट्ठा करते हैं। व्हाट इज दैट? एक और आप लोग इनकम ऑफ कंज्यूमर, दूसरी ओर आप लोग डिमांड ऑफ कमोडिटी, और तीसरी ओर आप लोग जिसे आप कहते हो नेचर ऑफ
कमोडिटी। तो पहली बात आप देखो, इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है या कंज्यूमर का इनकम घटता है, लेकिन इसका इफेक्ट कमोडिटी के डिमांड पे कुछ नहीं पड़ता। डिमांड रिमेन्स द सेम एज इट वाज अर्लियर। कमोडिटी का डिमांड उतना ही रहता है जितना यह पहले था। तो दैट टाइप ऑफ गुड्स इज कॉल्ड नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स, ऐसे गुड्स को आप आवश्यक वस्तु कहते हो। दैट गुड्स इज कॉल्ड नेसेसरी गुड्स। एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं आप, मेडिसिन, सॉल्ट एटसेट्रा। यहां पे कंज्यूमर इनकम का डिमांड से कोई लेना देना नहीं है। एक बात मैं कहता हूं, अगर मान लो कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो क्या वो पहले से ज्यादा मेडिसिन लेना शुरू कर देगा क्या? एकदम नहीं। वो उतना ही मेडिसिन लेगा जितना डॉक्टर ने उसे प्रेस्क्राइब कर रखा है। ही विल नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन हिज कंजम्पशन पैटर्न। ऐसा नहीं इनकम बढ़ा तो मेडिसिन का अमाउंट, कंजम्पशन बढ़ा दिया आपने। आई एम टॉकिंग अबाउट एसेंशियल मेडिसिन। और इनकम अगर कम होता है तब भी कोई बात नहीं। डॉक्टर ने जो मेडिसिन कहा है, जो आपको रिक्वायर्ड है, उस अमाउंट में लेना पड़ेगा। सिमिलर इज द केस ऑफ सॉल्ट, नमक। होता क्या है, अ पिंच ऑफ सॉल्ट इज रिक्वायर्ड। सॉल्ट एक सर्टेन अमाउंट में आपको चाहिए और वो चाहिए ही चाहिए। इनकम बढ़ने या घटने का कोई इफेक्ट नहीं होता। जितना आप सॉल्ट का डिमांड पहले कर रहे थे उतना ही अब करते रहोगे। तो दैट इज कॉल्ड नेसेसरी गुड्स। क्लियर है? सेकंड होता है जहां पे इनकम और डिमांड, व्हाट आई एम टेलिंग यू, जहां पे इनकम और डिमांड एक सर्टेन ट्रेंड को फॉलो करते हैं। दे फॉलो अ सर्टेन ट्रेंड। व्हाट इज दैट? एज इनकम इंक्रीजेज, डिमांड आल्सो इंक्रीजेज। इनकम डिक्रीजेज, डिमांड आल्सो डिक्रीजेज। तो थोड़ा इसको समझे हम, दोनों एक डायरेक्शन में, इनकम का बढ़ना, डिमांड का बढ़ना, इनकम का घटना, डिमांड का घटना, ये सेम डायरेक्शन में। ऐसे गुड्स को, गौर कीजिएगा मेरी बात को, ऐसे गुड्स को आप नॉर्मल गुड्स कहते हैं। मैं जानता हूं आपके मन में लग्जरी गुड्स आता होगा, कंफर्ट गुड्स आता होगा, सुपीरियर गुड्स आता होगा, सब सही है। आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ो, मैं आता हूं, उस बात पे भी आपको लाता हूं। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्मल गुड्स? नॉर्मल सामान्य वस्तु होता ही यह है, सामान्यता यह होता है कि कंज्यूमर की आय बढ़ने पे कंज्यूमर उस वस्तु की मांग बढ़ाता है। नॉर्मल सी बात है। इट हैपन्स जनरली, कॉमनली, नॉर्मली। सामान्यता यही होता है, इसलिए इस वस्तु का नाम सामान्य वस्तु है। अब इसका एग्जाम्पल पे अगर आप जाएं तो यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ लग्जरीज, कंफर्ट्स एटसेट्रा। कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा, थोड़ा सा सोच के देखना। ही विल डिमांड मोर ऑफ टेलीविजन, मोर ऑफ कार, और पहले से अगर उसके पास कार है तो ही विल गो फॉर सेकंड कार, वो दूसरी कार लेगा। कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा। और मैं एक एग्जांपल लेता हूं मोबाइल फोन की, पहले से उसके पास एक मोबाइल फोन है तो ही विल गो फॉर अनदर मोबाइल फोन। डिमांड ऑफ दिस टाइप ऑफ गुड्स
increases with the increase in income. Similarly, जब कंज्यूमर का इनकम डिक्रीज होता है तो what will happen then? He will decrease demand of these goods. ऐसे गुड्स का वो डिमांड करना कम कर देगा. क्यों? क्योंकि एसेंशियल नहीं है. इनकम भी रिड्यूस हो गया, इनकम भी कम हो गया, तो ऐसी वस्तुओं का वो मांग भी कम कर देगा. कंज्यूमर का इनकम कम होने लगा, वो कार परचेज करने का नहीं सोच सकता है. अगर उसके पास अभी तक कार उसने बाई नहीं किया है तो ही विल नॉट गो फॉर दैट. इनकम डिक्रीज हो गया. तो यहां पे इनकम और डिमांड सेम डायरेक्शन में होता है. समझ में आ रही है बच्चे बात? तो आपको क्या ध्यान रखना है, नॉर्मल गुड्स में इकोनॉमिक्स को इजी बनाने के लिए, इसलिए जो मार्क्स भी आप स्टूडेंट को जो देखे फुल मार्क्स 97, 98 ऐसे मार्क्स जो आते हैं, सबसे पहली बात है इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसा मान के पढ़ो. जब आप अपने स्टडी टेबल पे बैठे हो तो ये एक बार दिमाग में इस बात को चलाओ, रन करो. जैसे कंप्यूटर में होता है ना, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेने से नहीं होता है, उसको रन कराना होता है, रन कमांड देना होता है. तो मेरा क्लास एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, इसको आपको रन कमांड देना पड़ेगा. और कब देना पड़ेगा? इस टाइम पे देना पड़ेगा जिस टाइम पे आप स्टडी कर रहे हो. ये नहीं मैंने बात सुन लिया फिर मैं बुक देखूंगा. अरे बुक में मैंने लिखा है जी, आई एम द ऑथर ऑफ द बुक और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको उस कॉन्सेप्ट को रन कराना पड़ेगा. आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, रेदर आई एम टेलिंग यू द वे ऑफ अप्रोचिंग द स्टडी ऑफ थियरी पेपर्स. समझ में आ रही है बात? चलिए, तो जब एक बार आप सोच लेंगे ना बातों को कि ऐसा हुआ, हमने ऐसा किया. जब टेलीविजन का डिमांड करने गए तो सोनी और सैमसंग को देखा, फिर हमने क्या सोचा, ये एक कॉन्सेप्ट दिमाग में लाओ, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट लाओ. कोई बुक की जरूरत नहीं है. कोई मैं बुक रखा हुआ हूं क्या सामने? जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको भी नहीं पड़ेगी. तो यहां पे सेम डायरेक्शन था तो सब्स्टिट्यूट, अपोजिट डायरेक्शन था तो कॉम्प्लीमेंट्री. गौर करना मेरी बात को. और सेम डायरेक्शन है इनकम और डिमांड का तो नॉर्मल गुड्स. एग्जाम्पल लग्जरीज. आगे की बात पे आओ, आगे की बात पे आओ. व्हाट इज दैट? इनकम एंड डिमांड इज देयर इन अपोजिट डायरेक्शन. इनकम और डिमांड अपोजिट डायरेक्शन में. एग्जाम्पल लेता हूं मैं. दैट मीन्स व्हेन इनकम इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज. इनकम अगर बढ़ता है तो डिमांड कम होता है. एक का बढ़ना दूसरे का कम होना. गौर कीजिएगा, इनकम का बढ़ना डिमांड का कम होना, अपोजिट डायरेक्शन. सिमिलरली इनकम डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज, अपोजिट डायरेक्शन. इनकम बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, इनकम कम होता है तो डिमांड बढ़ता है. ऐसे गुड्स को आप इंफीरियर गुड्स कहेंगे. अभी तो आप कूद पड़ेंगे, मैं जानता हूं. जहां पे आप बैठे हैं तुरंत आपके मन में आने लगेगी बात, सर गिवन गुड्स की बात क्या है. मुझे पता है आपके मन में यह बात चल रहा होगा. तो मैंने बताया ही था, जो आपके मन में चल रहा है अपने स्टडी टेबल पे, वो आपके टीचर के भी मन में चल रहा है. तो वेट फॉर सम टाइम, हम लोग गिवन गुड्स की भी बात करेंगे और फिर ऐसी बात करेंगे कि गिवन और इंफीरियर में जीवन में आपको कभी डिफरेंस नहीं रहेगा. ठीक है जी. अभी केवल और केवल और केवल इंफीरियर गुड्स की हम बात करें, यह मेरा कहना है. चल आ जाइए. अब कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो वो इन गुड्स का डिमांड कम करता है. इंफीरियर गुड्स निकृष्ट वस्तु जिसको कहते, सुपीरियर गुड्स सामान्य वस्तु, नेसेसरी गुड्स आवश्यक वस्तु, इंफीरियर गुड्स निकृष्ट वस्तु. छोटा सा मैं एक एग्जांपल बना के चलता हूं. ऐसे बुक में कोर्स फूड ग्रेन्स वगैरह, कच्चा अनाज वगैरह देखते होंगे. ठीक है, इंफीरियर गुड्स है वो. मैं तो आपके लाइक
एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं आपके समझने एकदम, जिसपे आपके दिमाग में एकदम बात फिट हो जानी। जैसे मान लो कंज्यूमर का इनकम बढ़ा तो व्हाट विल हैपन, मोबाइल की डिफरेंट वेराइटीज है। एक चाइना मेड मोबाइल फोन है, ठीक है, सैमसंग की मोबाइल फोन है, आईफोन है, वन प्लस है, तो इन सबों के बीच बात हो रही है। अब कंज्यूमर का अगर इनकम बढ़ेगा तो व्हाट ही विल डू, ही विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ इंफीरियर मोबाइल फोन्स। वो चाइनीज मोबाइल नहीं लेगा, वो घटिया क्वालिटी की जो मोबाइल्स आती हैं, क्या क्या नाम होता है, लावा होता है और क्या क्या नाम होता है, वो तो आप ज्यादा जानते हो मुझसे। वो इंफीरियर ब्रांड्स का मोबाइल नहीं लेगा, ही विल गो फॉर आईफोन, ही विल गो फॉर वन प्लस। तो इंफीरियर मोबाइल्स का वो लावा, माइक्रोमैक्स, इन सबों का वो डिमांड कम करेगा। और जब कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो he is having no other option, he will have to demand that inferior variety of mobile phones, माइक्रोमैक्स, लावा या जो चाइनीज की लोकल मेड मोबाइल्स हैं उनका वो डिमांड बढ़ाएगा। तो जब आप इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं तो वैसे केस में डिमांड और इनकम का अपोजिट रिलेशनशिप होता है। डिमांड और इनकम का अपोजिट रिलेशनशिप होता है, बोथ आर देयर इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब एक बात गौर करना बच्चे, इनकम और डिमांड के रिलेशनशिप को, मैं क्या बोल रहा हूं तो समझना इस बात को, इनकम और डिमांड के रिलेशनशिप को एक नाम से हम जानते हैं एंड दैट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। थोड़ा नाम सुनिएगा, दैट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। हिंदी में कहते हैं आय प्रभाव, यह इनकम इफेक्ट कहलाता है, आय प्रभाव कहलाता है। तो जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में हो, व्हेन बोथ वेरिएबल्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो इफेक्ट इज पॉजिटिव। हमेशा याद रखना है आपको, जब इकोनॉमिक वेरिएबल कौन हुआ, इनकम और डिमांड, ये इकोनॉमिक वेरिएबल हुआ, दोनों का रिलेशनशिप को किस नाम से जाने, इनकम इफेक्ट के नाम से जाने। किस नाम से जाने, इनकम इफेक्ट के नाम से जाने। आगे की बात देखिएगा, तो इकोनॉमिक इफेक्ट दो वेरिएबल का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, इनकम इफेक्ट इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। क्लियर हो गई बात। तो नेसेसरी गुड्स में अगर आप देखो तो यहां पे कोई इनकम इफेक्ट है ही नहीं, इनकम डिमांड पे कोई चेंज नहीं ला रहा है जी। लेकिन जब आप नॉर्मल गुड्स की बात देखोगे तो वहां पे इनकम और डिमांड सेम डायरेक्शन में, दोनों बढ़ रहा है, दोनों घट रहा है। तो जब डायरेक्शन सेम हो तो इकोनॉमिक इफेक्ट इज पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव। तो नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। याद रखना है बच्चे, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है। और जब आप इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं तो यहां डिमांड, इनकम और डिमांड अपोजिट डायरेक्शन में, एक का बढ़ना और दूसरे का कम होना, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड हियर द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। क्लियर हो गई बच्चे बात। तो ये इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हम लोगों ने तीन फैक्टर का डिमांड पे अभी तक इफेक्ट जाना है। व्हाट इज दैट, इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप जाना है। पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा जो हमने जाना है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, और थर्ड जो आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। अब फोर्थ रिलेशनशिप की हम बात करते हैं। फोर्थ, दैट इज कॉल्ड
tastes and preferences of consumer। अब देखिएगा टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है। दिस इज कॉल्ड लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स ऑफ कंज्यूमर। यह उपभोक्ता की पसंद और नापसंद है। होता है ना, हर कंज्यूमर का अपना सोचने का ढंग है, उसकी अपनी पसंद है और उसके आधार पे उसका टेस्ट बनता है। अब एक एग्जांपल, यहां पे बातों को समझिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर बेसिकली क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। ये गुणात्मक तत्व है। इट इज समथिंग क्वालिटेटिव, गुणात्मक तत्व है। मतलब एक एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप किसी से बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई तुम कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो। समझना मेरी बात को। वो कहता है पेप्सोडेंट टूथपेस्ट यूज करता है। वो रिप्लाई ये देता है आपको। फिर आप उससे पूछते हो पेप्सोडेंट टूथपेस्ट क्यों यूज करते हो, तो उसका जवाब क्या आता है? ये मेरा टेस्ट है, ये मेरा टेस्ट है, ये मेरी पसंद है। अब अगली बात आप उससे पूछते हो बताओ जी ये तुम्हारा टेस्ट क्यों है। वो इरिटेट हो जाएगा, आपसे कहेगा क्या पूछ रहे हैं साहब आप, अरे टेस्ट है तो है। मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज समथिंग देयर इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर। इट कांट बी डिफाइंड, इट कांट बी एक्सप्लेन। ये मेरा टेस्ट है कह के हम निकल जाते। लेकिन इसका डिमांड पे इफेक्ट आता है। मैं कैसे इफेक्ट बताता हूं, इसको समझिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर द लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स ऑफ कंज्यूमर। अगली बात, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब एक कंज्यूमर, एक बात मैं कहता हूं, वो आईफोन मोबाइल फोन यूज करने का हैबिचुएटेड है, उसका टेस्ट है। आप उसको दुनिया का कोई मोबाइल फोन दे दीजिए, वो कहेगा नहीं। अब आप कहिएगा डेटा सिक्योरिटी होता है वगैरह वगैरह, उतना टेक्निकल इश्यूज पे मत जाइए। सीधी बात कह के चलिए ना, ये टेस्ट है उसका। अब टेक्निकल इश्यू आप कहेंगे उसका डेटा सेफ है वगैरह वगैरह, हमें उन टेक्निकल इश्यूज पे जाना क्या। अरे यार हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं भाई। ये उसका टेस्ट है और ये टेस्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी दूसरे व्यक्ति से आप बोलते हुए सुनिएगा कि वो कहेगा नहीं जी आईफोन अच्छा नहीं है, मुझे तो वन प्लस का जो मोबाइल है वो अच्छा लगता है। ये उसका टेस्ट। तो इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन आज के डेट में एडवर्टीजमेंट मीडिया डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग न्यू टेस्ट्स। एडवर्टीजमेंट मीडिया का, विज्ञापन माध्यमों का आपके टेस्ट बनाने में बहुत बड़ा रोल है। इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट मीडिया, ये विज्ञापन माध्यमों से प्रभावित थे। गौर कीजिएगा मेरी बात। आइए, इन्फ्लुएंस बाय एडवर्टीजमेंट मीडिया। अभी कभी भी आप कोई टेलीविजन सीरियल देखते हैं, रामायण सीरियल आता था, डीडी पे आता था। इनिशियली अभी दूरदर्शन पे आया, जिसका आपने देखा होगा व्यूअरशिप बहुत ज्यादा रहा। उस सीरियल में इनिशियली आप देखते होइएगा 1-2 प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट आता था। महीने के अंदर 1 मंथ और 1.5 मंथ्स में अभी उसे समाप्त भी कर दिया गया, पूरे शो को कंप्लीट कर दिया गया। इनिशियली आप देखते होइएगा उस पे 1-2 एडवर्टीजमेंट आता था।
अब दूरदर्शन को का व्यूअरशिप कम था जी, है ऐसा है। कॉम्पिटिटिव चैनल्स अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे, अचानक से जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हो गई, व्यूअरशिप बढ़ना शुरू हो गया। मुझे ध्यान है क्योंकि मैंने पूरी सीरियल ढंग से वॉच की है, हर 15 मिनट्स के बाद 5 मिनट का एडवर्टीजमेंट आना शुरू हुआ। अब भी हुआ है, आपने देखा है। ब्रांडेड कंपनीज एडवर्टीजमेंट डाल रही थी उस पर। क्यों? इस एडवर्टीजमेंट का आपके दिमाग पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। बार बार एक प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देखते हैं, एक मन में जिज्ञासा आती है, उत्सुकता आती है, देखे तो सही ये प्रोडक्ट है क्या। बार बार पेप्सोडेंट टूथपेस्ट आप यूज कर रहे हैं, एक बार मन तो कर ही जाता है ना, कोलगेट का भी यूज करके देखते हैं। अभी तक घर पे सोनी टेलीविजन इस्तेमाल हो रहा था, अब नया टेलीविजन यूज करने का समय आया तो कहते हैं थोड़ा बदल के देखते हैं। कहां से आप गाइडेड हो रहे हैं? एडवर्टीजमेंट, इतना तगड़ा एडवर्टीजमेंट दिखाया सैमसंग का, इतना वन प्लस मोबाइल फोन का इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट आया कि आईफोन के जो कंज्यूमर थे उन्होंने भी दूसरी ओर देखना शुरू कर दिया। तो एडवर्टीजमेंट वो रोल प्ले करता है, तो गौर से समझिएगा। एडवर्टीजमेंट 2 टाइप का रोल प्ले करता है। द फर्स्ट रोल इज रिटेंशन रोल एंड सेकंड रोल इज एक्सपेंशन रोल। ऐसा नहीं कि वन प्लस मोबाइल फोन का एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो आईफोन वालों ने एडवर्टीजमेंट देना खत्म कर दिया, सोनी का एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो सैमसंग वालों ने एडवर्टीजमेंट देना बंद कर दिया। नहीं, दोनों एडवर्टीजमेंट देते हैं। क्यों? एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना चाहती है, रोकना चाहती है। इसलिए आप देखते हैं आईफोन का हमेशा नया वर्जन आता है। स्टार्ट इसकी जो स्टोरी होती है आईफोन 5 से स्टार्ट होती है। आज आईफोन 10 और 11 पे हम लोग आ चुके हैं, 11 आ चुका है ना, हम लोग यहां तक आ चुके हैं, आईफोन 10 तक हम लोग आ चुके हैं। हर नया वैरायटी एक नए फीचर को लेके आता है, चेंज लेके आता है, नहीं तो आईफोन यूज करने वाला कस्टमर बोर हो जाएगा उससे। तो उसका काम है एक तरफ रिटेन करना और दूसरी ओर दूसरे मोबाइल फोन के डोमेन में जाके हमला करना, आक्रमण करना, उस मार्केट को कैप्चर करना। अगली बात, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अगली बात, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर वेरी मच अफेक्टेड बाय इमिटेशन इफेक्ट। इमिटेशन इफेक्ट, इमिटेशन मीन्स कॉपिंग इफेक्ट, नकल का प्रभाव, नकल करना। देखो बच्चे, दिल्ली में जो हम फेस टू फेस क्लास लेते हैं, मैं आपको बताऊं, दिल्ली में जो हमारी फेस टू फेस क्लास चलती है, जानते हैं, इसके लिए हमने एक बात पकड़ रखा है, हम अनाप शनाप एडवर्टीजमेंट पे कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते, थोड़ा ट्रेडिशनल मोड में व्यापार करते हैं। एडवर्टीजमेंट पे करोड़ों रुपए लगा दोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये पर्सनलाइज्ड सर्विसेज है। जो टीचर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा उसी का प्रोडक्ट सेल होगा, उसी के क्लास में स्टूडेंट्स आएंगे, चाहे हम करोड़ों का एडवर्टीजमेंट दे दें। अंतर नहीं होता, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, मेरा मानना है। हो सकता है आई मे बी रॉन्ग। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इमिटेशन इफेक्ट को। आज हमारे फेस टू फेस क्लासेस में अगर बच्चे आते हैं
और उनको क्लास अच्छी लगती है, तो पूरा स्कूल, उसके क्लास के मैक्सिमम स्टूडेंट हमारी कोचिंग क्लास को ज्वाइन करते हैं, बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फेलो फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों से प्रभावित हो गए। उन्होंने अपने दोस्तों को जाके कहा एकेन में चलो, वहां पे आशीष ग्रोवर सर, नीतीश कुमार सर की क्लास होती है, अच्छी क्लास होती है, भीड़ लगती है फिर। तो दैट इज इमिटेशन इफेक्ट। सिमिलरली ऑनलाइन क्लास में आप हैं, आपको अगर डेमो वीडियो अच्छी लग रही है, यू विल शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। व्हाट विल हैपन देन? दैट विल क्रिएट न्यू टेस्ट इन द माइंड ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। नए कंज्यूमर के मन में नया टेस्ट यहां पे क्रिएट होगा, एंड दैट इज कॉल्ड इमिटेशन इफेक्ट, नकल का प्रभाव जिसे हम कहते हैं। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आल्सो इन्फ्लुएंसेस द डिमांड ऑफ कमोडिटी। ये कमोडिटी के डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्लियर हो गई बात? इजाजत है आगे बढ़ने की? चलिए जी। Next, then there comes that is called, ऐसे आपको तो बताया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन सोसाइटी। ठीक है, वो पॉइंट लीजिए। इसको मैं थोड़ा दूसरे ढंग से बताने की कोशिश करता हूं। इसको मैं कहता हूं थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ पॉइंट, पॉपुलेशन। या जिसे आप कह दीजिए डेमोग्राफिक फैक्टर्स। कुछ नहीं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉपुलेशन दो टाइप का इफेक्ट डालता है डिमांड पे, क्वांटिटेटिव इफेक्ट एंड देन देयर इज क्वालिटेटिव इफेक्ट। क्वांटिटेटिव इफेक्ट मात्रा, क्वालिटेटिव इफेक्ट जिसको आप कहेंगे गुणात्मक पहलू। सीधी सी बात है, क्वांटिटी मात्रा मीन्स व्हाट इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, इसका डिमांड पे इफेक्ट बड़े आसानी से आप समझ सकते हो। मोर द पॉपुलेशन, मोर इज द कंज्यूमर, मोर इज द कंज्यूमर, मोर इज द डिमांड। पॉपुलेशन ज्यादा है, उपभोक्ता ज्यादा है, मांग ज्यादा है। हमारे प्रधानमंत्री साहब है मोदी साहब, जब भी फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं या कोई भी पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस करते हैं तो क्या कहते हैं? इन्होंने कंट्री की अच्छी मार्केटिंग की है, विदेशों में भी देश का नाम बढ़ाया है। हाउ इज इट सो? ये जाते हैं तो अमेरिका के प्रेसिडेंट, जापान के प्राइम मिनिस्टर, इन सबों से अच्छे रिलेशनशिप इनके बने हुए हैं। कारण जानते हो? इकोनॉमिक फैक्टर है। वो कोई इनके घर परिवार के सदस्य हैं क्या? इकोनॉमिक फैक्टर है जी, इकोनॉमिक फैक्टर है। ये क्या बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब, और इस बात को मैं पसंद करता हूं। व्हाट इज दैट? मैं 130 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करता हूं। आई एम रिप्रेजेंटिंग 130 करोड़ पीपल। 130 करोड़ भाई साहब, बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो उन देशों को क्या है जी? उनको तो अपना प्रोडक्ट बेचना है। एक बात मैं कहता हूं, इंडिया उनके लिए एक मार्केट है। तो वो बड़े बड़े कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर
हमारे प्राइम मिनिस्टर का एयरपोर्ट में वेलकम करने पहुंच जाते हैं। जब ये विदेश यात्रा पे जाते हैं तो देखा क्या जाता है, वहां के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए हैं। वो 130 करोड़ भारतीयों का मार्केट लेने आए हैं। दैट्स वाई दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ पर्सनल बॉन्डिंग। एक बहुत बड़ा देश है भाई साहब, बड़ी जनसंख्या है, भांति भांति के लोग हैं, और क्या है, डिमांड या कंज्यूमर फैक्टर इतना तगड़ा है कि भाई साहब इंडिया इज अ फेवरेट डेस्टिनेशन, इज अ हॉट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। निवेश का एक बहुत बड़ा वातावरण यहां पे उपलब्ध है। रीजन इज वेरी क्लियर, दैट इज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। सीधी बात है, more the population, more is the consumer, more demand is the demand. हेलो जी, क्वांटिटेटिव इफेक्ट, कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या है। क्वालिटेटिव इफेक्ट, कैसे हैं वो, व्हाट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज इट, कैसी पॉपुलेशन है, रिच क्लास है या पुअर क्लास के लोग हैं, उनके बीच इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इसी को क्वालिटेटिव फैक्टर में आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को भी लेके चल सकते हैं। What is the quality of that population? That is rich population, that is poor population. ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से अफेक्टेड हुआ, इसी को आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में लाते हैं। क्वालिटेटिव इफेक्ट एस्पेक्ट में ये भी देख सकते हैं, वहां का पॉपुलेशन मिड एज पॉपुलेशन है, ओल्ड एज पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, तो दैट विल बी क्वालिटेटिव फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। इंडिया मोबाइल्स वगैरह के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। व्हाई इज इट सो? इसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को देखे ना, यहां पे यूथ पॉपुलेशन है, मीन्स जो पॉपुलेशन है दैट इज गिविंग डेमोग्राफिक डिविडेंड, यूथ पॉपुलेशन है। यूथ पॉपुलेशन है कहने का सेंस क्या होगा, ऐसे वैरायटी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का, फैंसी क्लोथ्स का, इसका बहुत बड़ा मार्केट है ये। रिच पॉपुलेशन होगा, वैसे केस में डेवलप्ड कंट्री का जो मार्केट देखो, रिच पॉपुलेशन है, वहां लग्जरीज का डिमांड ज्यादा होगा। पुअर पॉपुलेशन है, वहां इंफीरियर गुड्स का डिमांड ज्यादा होगा। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉपुलेशन, दैट विल आल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ कमोडिटी। पॉपुलेशन का नेचर क्या है, क्वालिटी क्या है, वो भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर उस पॉपुलेशन के बीच इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप देखें, दैट मीन्स देयर इज लार्ज नंबर ऑफ रिच पर्सन्स इन दैट पॉपुलेशन, तो देयर विल बी मोर डिमांड ऑफ लग्जरीज। देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ पुअर पॉपुलेशन इन दैट सेटअप, in that country, then there will be more demand of inferior goods. Old age population है, तो वहां पे उस एरिया में हॉस्पिटल्स, मेडिकल शॉप्स, ओल्ड एज होम्स, वो ज्यादा सेटअप होगा। यूथ पॉपुलेशन है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, कंज्यूमर आइटम्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा, फैंसी क्लोथ्स, रेडीमेड क्लोथ्स, इनका डिमांड ज्यादा होगा। तो दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है जी, आगे की बात पे चले। नेक्स्ट इज
अदर फैक्टर्स को आप ले लो, बड़े सारे दूसरे फैक्टर्स भी आ जाते हैं इसके अलावा। व्हाट आर दोज फैक्टर्स? तो नेचुरल फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स में नेचुरल फैक्टर्स या लेवल ऑफ टैक्सेशन, नेचुरल फैक्टर्स। अच्छा, थोड़ा एक वर्ड को बदल लीजिए ना, यहां पे हम क्लाइमेटिक फैक्टर कह देते ज्यादा बेहतर है, थोड़ा हमारा काम अच्छा बनता है। फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स, लेवल ऑफ टैक्सेशन एटसेट्रा। इसके अलावा भी बड़े सारे फैक्टर हो सकते हैं, हमने तो 2 बताने की कोशिश की है। अब क्लाइमेटिक फैक्टर है, कहने का सेंस क्या हुआ? समर सीजन है, व्हाट विल हैपन देन? देयर विल बी मोर डिमांड ऑफ कॉटन गारमेंट्स, कॉटन गारमेंट्स का, सूती वस्त्रों का मांग ज्यादा होगा। और विंटर डेज है, वूलन गारमेंट्स का डिमांड ज्यादा होगा। लेवल ऑफ टैक्सेशन, गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लगाती है जी। गवर्नमेंट इंपोजेस टैक्सेस। अगर टैक्स ज्यादा लगाया गया तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और डिस्पोजेबल इनकम अगर रिड्यूस हो जाएगा तो डिमांड भी कम हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस एटसेट्रा। अगर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स वगैरह ज्यादा लगाई तो लोगों के पास खर्च करने योग्य जो आय होता है, जिसको आप बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, दैट विल रिड्यूस। एंड व्हेन दैट डिस्पोजेबल इनकम विल रिड्यूस, व्हाट विल हैपन? द डिमांड ऑफ कमोडिटी विल डिक्रीज। अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को रिड्यूस करती हैं तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो वैसे कंडीशन में क्या होगा? डिमांड विल आल्सो इंक्रीज। तो these are the various factors that influences the demand of commodity. इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट these are the major factors. और हर एक फैक्टर का इफेक्ट देखने के लिए हमने बाकी के फैक्टर्स के इंफ्लुएंस को फॉर द टाइम बिंग कांस्टेंट किया। क्लियर है? आइए जी फिर आगे की बात करें। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे हम लेते हैं, दैट इज difference between changes in quantity demanded versus changes in demand। मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। डिफरेंस बिटवीन चेंजेज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंजेज इन डिमांड। देखो जी, दोनों जगह डिमांड चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है दैट मीन्स या तो बढ़ रहा है या वो कम हो रहा है। लेकिन आप एक जगह नाम लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड और दूसरी जगह आप नाम लेते हैं डिमांड। इसका क्या मीनिंग है? ऑन वन हैंड यू आर जस्ट यूजिंग द वर्ड, ऑन वन हैंड you are using the word quantity demanded, and on other you are using the word demand only, demand, change in demand। दोनों का ब्रॉड डिफरेंस क्या है? अब आप देखो, इन दोनों का डिफरेंस बताने के लिए डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को देखना होगा। अगर डिमांड में जो चेंज हो रहा है दैट इज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज हो रहा है। केवल एक फैक्टर। कौन सा फैक्टर? आप डिमांड फंक्शन में बड़े सारे फैक्टर देखे हो, प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन, अदर फैक्टर्स, बड़े सारे फैक्टर्स देखे हो।
अगर डिमांड केवल और केवल प्राइस के रिलेशन में चेंज हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड चेंजेज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मीन्स वहां लॉ ऑफ डिमांड भी लगेगा, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होगा, तो इसको आप क्या कहेंगे, रिजल्ट्स ड्यू टू changes in the price of commodity। और ये कैसे होता है, रिजल्ट्स ड्यू टू चेंजेज इन, सेकंड जो आप चेंजेज इन डिमांड देख रहे हो, रिजल्ट्स ड्यू टू चेंजेज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर हैं, जैसे रिलेटेड कमोडिटी प्राइस, इनकम, टेस्ट एटसेट्रा, इन फैक्टर के रेस्पॉन्स में अगर डिमांड बदल रहा है तो दैट इज कॉल्ड चेंजेज इन डिमांड। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, प्राइस के रेफरेंस में डिमांड चेंज किया दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड, अदर फैक्टर्स के रेफरेंस में डिमांड चेंज किया तो दैट इज कॉल्ड चेंजेज इन डिमांड। इसको आप कहते हैं चेंजेज इन डिमांड। अब आगे देखिए सेकंड। तो एक बात और है, कभी कभी एग्जाम में, और मैंने अपने बुक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अदर फैक्टर्स को आप एक और नाम से जान सकते हैं, एंड दैट इज, व्हाट इज दैट, दैट इज नॉन प्राइस फैक्टर्स। क्या बोलते हैं बच्चे उसे, नॉन प्राइस फैक्टर्स। वो प्राइस फैक्टर नहीं है, वर्चुअली दैट इज नॉन प्राइस फैक्टर्स। नॉन प्राइस नॉन प्राइस फैक्टर्स, क्लियर है। अब एक बात बताओ, जब प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट देखोगे तो अदर फैक्टर्स को आप कांस्टेंट मानोगे, प्राइस के अलावा जितने फैक्टर उनको कांस्टेंट मानोगे, और उन फैक्टर को अगर आप कांस्टेंट मानोगे तो लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल। यहां लॉ ऑफ डिमांड का एप्लीकेशन होगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो कहता ही है अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो यहां पे प्राइस और डिमांड का रिलेशन आया तो लॉ ऑफ डिमांड का एप्लीकेशन है। लेकिन दूसरी बात अगर आप कहते हो कि बाकी के फैक्टर चेंज होते हैं, अदर फैक्टर्स में चेंज होता है, जैसे मान लो कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज हो गया, तो कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होने से नॉर्मली डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब यहां पे एक बात देखो, जब अदर फैक्टर चेंज कर गया, मान लो कंज्यूमर का इनकम बढ़ा, साथ में कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ, हो सकता है डिमांड भी इंक्रीज हो जाए। अरे कहां लॉ ऑफ डिमांड लगना, इनकम बढ़ गया है कंज्यूमर का, वो बढ़े हुए प्राइस पे भी ज्यादा डिमांड कर सकता है। हो सकता है हां कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो, कंज्यूमर का टेस्ट बदल जाए, he develops likings for that commodity, affinity towards that commodity. What will happen then? He may demand more of that commodity even at higher prices. तो यहां पे आप क्या कहेंगे, लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। यहां पे लॉ ऑफ डिमांड का एप्लीकेशन नहीं होता है। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए।
हेलो जी, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, यहां पे हम लें चेंजेज इन quantity demanded and changes in demand, changes in quantity demanded, changes in demand। थर्ड पॉइंट क्या होता है भाई? प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है, तो लॉ ऑफ डिमांड लगेगा। अब गौर से समझना, एक बात को समझना, देखना यहां प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप। प्राइस डिक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। लेकिन यहां पे जो डिमांड का इंक्रीज होना है उसे आप एक्सपेंशन या एक्सटेंशन इन डिमांड कहेंगे, इंक्रीज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन और एक्सटेंशन इन डिमांड, मांग में विस्तार। और अगर प्राइस डिक्रीज होता है और डिमांड इंक्रीज होता है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, प्राइस इंक्रीज होता है और डिमांड डिक्रीज होता है, प्राइस इंक्रीज होता है और डिमांड डिक्रीज होता है, तो इस डिक्रीज को आप डिक्रीज नहीं कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन मींस मांग में संकुचन। तो प्राइस चेंज से जो डिमांड चेंज होता है, इसको आप टेक्निकल टर्म में कहते हैं एक्सपेंशन और एक्सटेंशन दोनों एक हुआ, और कॉन्ट्रैक्शन मींस इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, कह दें एक्सपेंशन विस्तार, और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और अदर फैक्टर्स के रिस्पॉन्स में, गौर कीजिएगा मेरी बात को, अदर फैक्टर्स के रिस्पॉन्स में अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है, एग्जांपल मैं लेता हूं, कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया और साथ में कंज्यूमर ने डिमांड ज्यादा कर दिया, कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया और साथ में कंज्यूमर ने डिमांड बढ़ा दिया, तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड, इसको इंक्रीज कहते हैं। देखिए एक्सटेंशन का भी इफेक्ट इंक्रीज ही होगा, लेकिन वहां पे वर्ड यूज करना है एक्सटेंशन, विस्तार, एक्सपेंशन। लेकिन जब अदर फैक्टर्स के रेफरेंस में डिमांड चेंज हो तो उसको आप इंक्रीज कहेंगे, डिमांड डिक्रीज हो तो दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड, रिजल्ट्स इन इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। इसे आप कहते हैं, इससे डिमांड में क्या होगा, इधर देयर विल बी इंक्रीज और देयर विल बी डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है जी। अब यहां पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। फोर्थ, अगर आप इसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तब क्या देखने को मिलेगा, अगले पेज पे ले लेते हैं। ग्राफ पे इसे दिखाने की कोशिश करेंगे तब कैसा दिखेगा, दैट आई एम ट्राइंग टू इलस्ट्रेट। तो एक तरफ हमारा था क्वांटिटी डिमांडेड, चेंजेज, बल्कि लिख ही देते हैं, चेंजेज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंजेज इन डिमांड। थोड़ा ग्राफ पे देखते हैं।
4th पॉइंट होगा ना, हाँ, ग्राफ पे ले लेते हैं। प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है। बोलो इस रिलेशनशिप को आप क्या कहते हो? इस रिलेशनशिप को आप कहते हो लॉ ऑफ डिमांड। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांडेड में तो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है। गौर कीजिएगा, वी हैव टू मेक अ डिमांड कर्व। एक डिमांड कर्व बनाना है जो डाउनवर्डली स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट है, ठीक है जी, और प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है। अब गौर करो, प्राइस अगर आपका P1 है तो P1 प्राइस पे डिमांड जो है वो Q1 होगा। P1 प्राइस पे जो डिमांड होगा वो Q1 होगा। लेट अस सपोज प्राइस फर्दर डिक्रीजेज टू P2। प्राइस डिक्रीज होके P2 हो जाता है तो डिमांड क्या होगा? इट इंक्रीजेज टू Q2। डिमांड बढ़ के क्या हो जाएगा? Q2 हो जाएगा। यह पॉइंट बी पॉइंट की ओर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? प्राइस कम हुआ। गौर से देखिएगा, प्राइस कम हुआ, डिमांड राइट साइड में गया, मीन्स सेम कर्व पे। कर्व पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। डिमांड कर्व इज एग्जैक्टली द सेम, केवल जो पहले हमारे पास पॉइंट ऊपर था अब वो नीचे की ओर आ गया। तो जब आप एक्सटेंशन इन डिमांड की बात करते, एक्सपेंशन इन डिमांड की बात करते, एक्सटेंशन की बात करते, तो यहां पे डिमांड कर्व पे जो पॉइंट होगा और नीचे की ओर आएगा, बट डिमांड कर्व विल रिमेन द सेम। डिमांड कर्व हमारा क्या होता है? सेम रहता है। ये तो क्वांटिटी डिमांडेड की बात होगी। अब गौर करो, इसी से मिलता जुलता जो कॉन्सेप्ट होगा वो इंक्रीज इन डिमांड का होगा। समझना मेरी बात को। इससे मिलता जुलता जो कॉन्सेप्ट होगा वो इंक्रीज इन डिमांड का बात होगा। यहां पे वाई एक्सेस हमने रखा, यहां पे हमने एक्स एक्सेस रखा। ये प्राइस है, डिमांड कर तो प्राइस और डिमांड का ही रिलेशनशिप दिखाता है। लेकिन आप कहेंगे सर चेंजेज इन डिमांड में तो अदर फैक्टर्स का इंफ्लुएंस देखना है, वो तो बाकी के फैक्टर से प्रभावित हो रहा है, आप तो ये कहेंगे। लेकिन हमारे साथ मजबूरी है जी, कंपल्सन है। जब भी हम प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप दिखाएंगे तो दैट विल बी कॉल्ड डिमांड कर्व। डिमांड कर्व केवल और प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बताता है। तो प्राइस और डिमांड के बेसिस पे हमने एक डिमांड कर्व बना ली, डाउनवर्डली स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, ठीक है जी। अब कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज हुआ, द इनकम ऑफ कंज्यूमर दैट इंक्रीजेस। कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होता है तो क्या होगा? सेम प्राइस पे जो डिमांड कर्व के पॉइंट्स हैं वो राइट साइड में जाने लगेंगे। सेम प्राइस पे पॉइंट्स राइट साइड में जाने लगेंगे। डिमांड कर्व कैसे बनाया हो? सारे डिमांड शेड्यूल को ज्वाइन किए हो तो क्या हुआ? मैंने क्या कहा? इनकम कंज्यूमर का ज्यादा हुआ। मान लो उसका टेस्ट बदल गया, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फेवर में उसका टेस्ट शिफ्ट हो गया, तो प्राइस चाहे जो हो वो डिमांड बढ़ा देगा, मीन्स ही इज मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड। इन सबों को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको एक नया डिमांड कर्व मिलेगा। किस ओर? राइट साइड में मिलेगा, और इसको आप क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। पूरा डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो गया। तो यहां पे क्या होगा? एक्सटेंशन एक्सपेंशन इन डिमांड में क्या होगा? यहां पे पॉइंट्स डाउनवर्डली मूव करते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन
सेम डिमांड कर्व, ये डाउनवर्ड मूवमेंट है सेम डिमांड कर्व पे। और इंक्रीज के केस में क्या है, देयर इज शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व टुवर्ड्स राइट, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व टुवर्ड्स राइट, राइट साइड में आपका पूरा पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है। इसको एक बार आप नोट कीजिए। ठीक है जी, ये नोट कर लिया होगा आपने। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, फिर एक तरफ हमने रखा चेंजेज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दूसरी ओर रखा चेंजेज इन डिमांड। थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन बना के देखते हैं। तो ये फिफ्थ पॉइंट होना चाहिए। वाई एक्सिस पे आपने रखा प्राइस, एक्स एक्सिस पे आपने रखा डिमांड। डिमांड कर्व डाउनवर्डली स्लोपिंग है। सोचो अगर P1 हमारा प्राइस था तो इस पे डिमांड Q1 का था, प्राइस बढ़ के P2 होता है और ये A पॉइंट था, प्राइस बढ़ के P2 होता है तो डिमांड घट के Q2 होता है। तो व्हाट हैपन्स, प्राइस इंक्रीजेज और प्राइस बढ़ने पे डिमांड क्या होती है, कम होती है, और ए पॉइंट क्या होता है, बी पॉइंट की ओर ऊपर चला जाता है। मींस P1 प्राइस पे डिमांड Q1 था, प्राइस बढ़ के P2 हो गया। मैं समझो यहां पे डायरेक्शन को देखना, प्राइस बढ़ के P1 से P2 हो गया, डिमांड Q1 से घट के Q2 हो गया, और ए पॉइंट जो पहले यहां पे था वो ऊपर की ओर मूव कर गया ऑन सेम डिमांड कर। रिजल्ट क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, डिक्रीज ही है, बट दैट डिक्रीज इज इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्लियर है यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। कॉन्ट्रैक्शन का ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज डिक्रीज। वाई एक्सिस पे आपने लिया प्राइस, एक्स एक्सिस पे आपने लिया डिमांड। डिमांड कर्व हमारा डी है,
और ये तो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप दिखाता है। बट वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट चेंजेज इन डिमांड, अदर फैक्टर्स विल इंफ्लुएंस इट। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर का इनकम रिड्यूस हो गया तो प्राइस चाहे जो कुछ हो, वो डिमांड क्या करेगा, कम करना शुरू कर देगा, डिमांड कम करना शुरू कर देगा। मीन्स ये पूरा पूरा कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। इसे आप कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। जहां पे क्या होगा, देयर विल बी शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट, पूरा पूरा डिमांड कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो यहां पे क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व, और यहां पे क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व टूवर्ड्स लेफ्ट। देयर विल बी शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व टूवर्ड्स लेफ्ट। यहां पे देखना, एक बात और आप कह सकते हो, चेंजेज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा, देयर विल बी मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व, और यहां पे क्या होगा, देयर विल बी शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। अगर वो राइट साइड में शिफ्ट होता है तो दैट इज इंक्रीज, और लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है दैट मीन्स डिक्रीज। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स थे डिमांड से रिलेटेड, वो मैंने अब बताया। मेरी कोशिश जो क्लास में होती है कि जैसे ही इकोनॉमिक्स फोर्थ पेपर में, क्योंकि सेकंड पेपर और फोर्थ पेपर का अप्रोच पढ़ाता मैं ही हूं, लेकिन जब मैं लॉ कराऊंगा तो इकोनॉमिक्स की बात नहीं होगी, वहां पे भी परफेक्ट कॉन्सेप्ट आपको लॉ को देने की कोशिश करूंगा। कम्युनिकेशन में केवल कम्युनिकेशन की बात होगी, और अब इकोनॉमिक्स अगर कर रहे हैं तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स ओनली। आप मान के चले डिफरेंट सर हैं, इसलिए अलग अलग शर्ट्स भी पहन के मैं आता हूं अलग क्लासेस में। ये ऐसा नहीं कि आपको लगने लगे कि लॉ का क्लास यहां चल रहा है। मीन्स जब हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो आई विल बिहेव प्योरली एज एन इकोनॉमिस्ट। 25 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस का यही इफेक्ट होगा, यही फायदा होगा जो आपको मिलता रहेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करें, यहां पे साथ में हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो चलिए फटाफट 2-3 क्वेश्चन कर ले जो मेरे बुक में भी है। All but one are assumed to remain the same while drawing a demand curve. ऑब्जेक्टिव पैटर्न का है ये, तो वैसा ही हमारा अप्रोच होगा। वो मैंने हल्की फुल्की ढंग से बताने की आपको कोशिश की कि हर पेपर का डिस्कशन जो मैं कराऊंगा वो डिफरेंट सीक्वेंस में कराऊंगा।
कहने का बस इतना ही मीनिंग था, है ना बच्चे। अब यहां पे पूरी हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट को ये करा दिया और दूसरे सब्जेक्ट में उसको इंटर रिलेट करना शुरू कर दिया, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप भी इस एज में आप सोचो, आप भी तो 4 सब्जेक्ट पढ़ते हो जी। अब यहां पे देखो, ऑल बट वन आर एज्यूम टू रिमेन द सेम वाइल ड्रॉइंग अ डिमांड कर। इसमें पहला हमने लिया जिसे हम कहते हैं प्राइस ऑफ अदर related commodities, then there is income of consumer, then there is price of commodity, and then none of the above। थोड़ा सोच के देखना। यहां पे क्या करना है, इकोनॉमिक्स के पेपर में एक बात तो मैं थोड़ा फील करता हूं कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर करने जाते हो ना, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको ढंग से समझ में आना चाहिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और 12th का आपका बैकग्राउंड है, मैं करा रहा हूं, आपके तो 100 में 100 मार्क्स आने चाहिए जी। उससे कम में 90 से कम में तो कोई मतलब, फिर उससे कम अगर मार्क्स आया तो मान के चलो कुछ नहीं हुआ, फिर उसका कोई फायदा नहीं, मैं ये मानता हूं। अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, अच्छे बच्चे हैं आप, इतने मतलब ऑनलाइन मोड में भी आप क्लास को समझ रहे हैं, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, हम टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, कोई कारण नहीं बनता कि आपके मार्क्स अच्छे ना हो। तो लैंग्वेज को आप देखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा ऐसा करें, बट वन को हटा देते हैं। अब बट वन को अगर हटा दिया तब हमारा क्या लैंग्वेज बना, ऑल आर एज्यूम टू रिमेन द सेम वाइल ड्रॉइंग अ डिमांड कर। डिमांड कर कहने का मतलब लॉ ऑफ डिमांड। जब आप डिमांड कर्व की बात करते हैं तो देयर यू आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी लॉ ऑफ डिमांड कर्व लिख दिया मैंने, यू आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। आप लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो ऑल आर एज्यूम टू रिमेन द सेम, सारा सेम रहेगा। कौन कौन सेम रहेगा, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटी सेम रहेगा, इनकम ऑफ कंज्यूमर सेम रहेगा ना। इस जो हमारे सामने ऑप्शन है उसमें तो दोनों सेम रहेगा। अब पढ़ो बट वन, बट वन मीन्स एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, मतलब एक कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक फैक्टर बदलेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या बदलता है, प्राइस बदलता है और उसका इफेक्ट हम डिमांड पे देखते हैं। बाकी का सारा फैक्टर कांस्टेंट रहता है, बाकी का सारा फैक्टर सेम रहता है। मतलब एक वैसा फैक्टर बताओ जो सेम नहीं रहता है, बाकी सारे फैक्टर सेम हैं एक को छोड़कर। वो कौन है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। मींस प्राइस ऑफ कमोडिटी बदलता है तब आप लॉ ऑफ डिमांड के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं और उसे आप डिमांड कर्व से दिखाते हैं। हमने बताया भी था, डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन कराते हैं। मुझे लगता है आप ये सारे क्वेश्चन कर भी पा रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट अच्छे खासे स्टूडेंट कर पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी इट्स माय ड्यूटी। एज प्राइस ऑफ
कोका कोला increases, the demand curve of Pepsi will exhibit following relation. As price of Coca-Cola increases, the demand curve of Pepsi will exhibit following relation. It will move towards origin. B, it will move away from the origin. C, it will remain the same. एंड डी है नॉन ऑफ द एबव. देखना ठीक है जी. अब यहां पे देखो आपने जो लिया वो क्या है. यू आर टॉकिंग अबाउट द डिमांड कर्व ऑफ पेप्सी. डिमांड ऑफ पेप्सी. प्राइस किसका देख रहे हो. प्राइस ऑफ कोक, कोका कोला ये देख रहे हो. तो पेप्सी एंड कोक आर सब्स्टिट्यूट्स. दोनों एक जैसी वस्तु है. दोनों एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल हो सकती है. दे आर जस्ट सिमिलर टू ईच अदर. अब क्या होगा. प्राइस ऑफ कोक और कोका कोला इंक्रीजेज. कोका कोला का प्राइस इंक्रीज होता है तो लोग कोका कोला कोक का डिमांड कम करेंगे और पेप्सी का डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे. कोक का प्राइस अगर बढ़ता है तो कोक का डिमांड कम होता है और पेप्सी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो ये क्या बात आपसे पूछ रहा है. डिमांड कर्व ऑफ पेप्सी विल एग्जिबिट द फॉलोइंग रिलेशन. पेप्सी का डिमांड कर्व कैसा होगा. मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट द डिमांड कर्व ऑफ पेप्सी. तो पेप्सी का डिमांड बढ़ना है, इंक्रीज होना है. अदर फैक्टर्स का इफेक्ट अगर आपको दिखाना है कमोडिटी के डिमांड पे, तो इसे आप चेंजेज इन डिमांड से आप देखेंगे. और चेंजेज इन डिमांड के केस में या तो डिमांड का राइट साइड में शिफ्ट होता है या लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है. तो एक बात बताओ, पेप्सी का डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा. और पेप्सी का डिमांड अगर इंक्रीज होगा तो यही अगर आप डिमांड कर्व लेते हैं, समझिएगा मेरी बात को, पेप्सी का डिमांड कर्व लेते हैं, प्राइस और डिमांड लिया, ये पेप्सी का डिमांड कर्व है और आप कह रहे हैं कि ये इंक्रीज होगा. इंक्रीज होगा मतलब राइट साइड में जाएगा. इंक्रीज होगा मींस राइट साइड में जाएगा और ये ओरिजिन रहा. गौर करो, ये ओरिजिन रहा. तो ये क्या होगा, दिस विल मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन. सेम तो होगा नहीं, ओरिजिन की ओर जाएगा नहीं. इट विल मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन. चलिए, मुझे लगता है कि थोड़ा समझने में दिक्कत हुई. दोबारा मैं लाता हूं इस बात पे, दोबारा लाता हूं. मैंने क्या आपको बताया है साहब कि यहां पे जो आपका रिलेशन है, समझना मेरी बात को, डिमांड ऑफ पेप्सी ले रहे हो मीन्स डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स ले रहे हो, प्राइस ऑफ कोक ले रहे हो मीन्स अदर कमोडिटी ले रहे हो. ठीक है जी. कोक का प्राइस बढ़ गया तो
कोक का डिमांड कम हुआ, कोका कोला का डिमांड कम हुआ, पेप्सी का डिमांड बढ़ गया। ठीक है जी। और क्वेश्चन जो कह रहा है पेप्सी का डिमांड कर्व कैसा होगा, तो पेप्सी का डिमांड कर्व आप बनाते हो तो वाई एक्सिस पे आपने प्राइस लिया, प्राइस ऑफ पेप्सी, और एक्स एक्सिस पे आपने डिमांड ऑफ पेप्सी लिया। गौर करना, ये आपका पेप्सी का डिमांड कर्व है, बात समझ रहे ना। और इसको इंक्रीज हो जाना है, इंक्रीज हो जाना है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, यहां पे इंक्रीज होगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, यहां पे इंक्रीज डिक्रीज होगा। और यहां पे इंक्रीज की बात, इंक्रीज कब होता है, जब कर्व राइट साइड में शिफ्ट होता है, राइट साइड में शिफ्ट होता है, पूरा पूरा शिफ्ट होता है, पूरा पूरा शिफ्ट होता है। और शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ, ये अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन की ओर आना मींस डिक्रीज, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। ओरिजिन की ओर आना मींस डिक्रीज, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, तब वो ओरिजिन की ओर आएगा। और ओरिजिन से दूर जाएगा मींस राइट साइड में शिफ्ट होगा। कहने का सेंस क्या होगा, हियर द डिमांड कर्व विल मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इट विल मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये रिलेशनशिप है जी, इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको हम लोग अपनी फॉर्मल क्लास में आगे डिस्कस करते हैं। तो थियरी ऑफ डिमांड में अगर हम देखें तो इसका जो बेसिक पार्ट होता है, एंड व्हाट इज दैट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, चेंजेज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंजेज इन डिमांड, इसके पूरे रिलेशनशिप को हमने समझाया। बात समझ रहे हैं ना। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन हो सकते थे वो भी मैंने कराया। अब आप इस वीडियो को देखें एंड देन टेक अ डिसीजन, क्योंकि अब हमारी क्लास जस्ट स्टार्ट होने वाली है, फॉर्मल क्लास। उसके लिंक आपके साथ शेयर किए जाएंगे और अदर फॉर्मेलिटीज है जो आपको बताया हुआ है। तो आप वो डिसीजन ले लें, ज्वाइन आवर क्लास एट द अर्लीस्ट। ये जो वीडियोस हैं ये आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उनको भी बताएं। ठीक है जी। तो आज की क्लास यहां तक। थैंक यू वेरी मच।